हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अक्षय सिंह कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमारे चैनल पर जो एम लक्ष्मीकांत है 7वां एडिशन उसकी सीरीज़ चल रही है। उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने प्रेसिडेंट के चैप्टर कवर किए हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम बीच बीच से उठा के कवर कर रहे हैं, ताकि इस बुक को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ने में क्या होता है, बहुत बोरिंग हो जाती है और मन भी नहीं लगता है। तो इसमें बीच बीच से जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, चाहे पीसीएस का हो चाहे यूपीएससी का हो, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं आज किसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का चैप्टर, जिसमें पहला चैप्टर हमारा कौन सा है, तो इलेक्शन कमीशन का है, तो ये निर्वाचन आयोग का है। बाकी अगर तैयारी से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो ये मेरे हैंडल्स दिए गए हैं, इस पर आप जाके क्या मतलब कोई भी डाउट एंड क्वेरी पूछ सकते हैं तैयारी से रिलेटेड। और जो लेक्चर की पीडीएफ है उसको पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ से जाके आप लेक्चर की जो पीडीएफ है वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे आज, इलेक्शन कमीशन को देखेंगे अच्छे से, ठीक, पूरी चीज़ें समझेंगे। और साथ ही हमारे जो चैनल पे कंसाइज कीवर्ड जो प्रीलिम्स के लिए एग्जाम होता है, उसके कंसाइज कीवर्ड्स के नाम से एक इनिशिएटिव है, जो पूरा लेक्चर खत्म होता है उसको थोड़े से कीवर्ड्स में हम खत्म करते हैं। तो वही चीज़ हम दिखाएंगे आगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं, लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बेशक आपने बहुत जगह से पढ़ा होगा, एक बार यहाँ पे पढ़ के देखिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या भी कोई किसी भी टेस्ट सीरीज़ के, ना कि पीवाईक्यू छोड़ दीजिए, पीवाईक्यू तो करिएगा, किसी भी टेस्ट सीरीज़ के उठा के देखिएगा क्वेश्चन, और जो चैप्टर आपने पढ़ा है अगर उससे सॉल्व हो रहे हैं तो फिर आप ज़रूर आके लेक्चर देखिएगा दोबारा, वरना आप कहीं और भी देख सकते हैं लेक्चर, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, इसमें स्टार्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन हमारा। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन, देख लेते हैं इसके बारे में क्या दे रखा है। तो इसमें जैसे दे रखा है शुरुआत में क्या दिया हुआ है, बैकग्राउंड थोड़ा, कि क्या जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो क्या है, एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। ये आप सबको पता होगा। जो भी देश में इलेक्शन होते हैं, पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा क्या, तो इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ चीज़ ध्यान रख लीजिए। ये किसका किसका इलेक्शन देखता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ईसीआई लिख देता हूँ यहाँ पे। राष्ट्रपति का ध्यान रखिएगा, ठीक, और जो राज्यपाल हो गए राज्यों के, और वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, और जो एमपीज़ हो गए, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, और जो विधायक हो गए, ठीक है। और विधायक कौन से, तो विधायक का नाम ध्यान रखिएगा, विधान परिषद की जो राज्यों में, और जो जहाँ पे विधानसभा है, तो जितने भी विधायक होंगे और विधान परिषद के हों चाहे विधानसभा के, उनका भी इलेक्शन कौन कराता है, तो इलेक्शन कमीशन कराता है। बसता कौन है, तो किसका इलेक्शन नहीं कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारा पंचायत और जो म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन होते हैं, 73वें 74वें अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, जिसको कौन सा इलेक्शन कमीशन इन दोनों के इलेक्शन नहीं कराता है। 73वें अमेंडमेंट से किसको जोड़ा गया, तो पंचायत को जोड़ा गया, ये ध्यान रखिएगा। पंचायत का इलेक्शन नहीं कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और 74वें अमेंडमेंट से म्यूनसिपालिटीज़ को जोड़ा गया, तो उसका भी इलेक्शन नहीं कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए अलग से बनाई गई बॉडी स्टेट इलेक्शन कमीशन के नाम से, तो उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया रखा है, ये स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। गठन कब हुआ, तो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संपन्न कराने के उद्देश्य से गठन किया गया, आपको पता होगा। अनुच्छेद कौन सा, 324। तो अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी देता है। यहाँ पे राज्यपाल हटा दीजिएगा, मैं भूल गया, सॉरी। राज्यपाल जो है उसका तो अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है राज्यों में, ना कि उसका इलेक्शन होता है। तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये गलती से मैंने स्टार्टिंग बता दिया था। तो ध्यान रखिएगा, ठीक, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट होता है, मैंने स्टार्टिंग में जल्दी में धोखे में बता दिया, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी उपराष्ट्रपति का भी इलेक्शन यही कराता है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायक जितने होते हैं इनका इलेक्शन नहीं कराता है। तो चुनाव आयोग अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए समान है। या उल्लेखनीय कि राज्यों में होने वाले पंचायत और नगर निगम चुनाव में चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं, इसके लिए भारत में अलग से निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, जैसा मैंने बता दिया ऊपर, क्या राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। स्ट्रक्चर देख लेते हैं किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में कुछ उपबंध किए गए हैं। तो ये कौन सी, पहले तो ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें इलेक्शन कमीशन, और 324 में क्या कुछ संबंध में उपबंध कर रखे हैं। तो देखते हैं क्या, निर्वाचन आयोग जो होगा कैसे बनेगा, तो निर्वाचन आयोग का गठन होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर निर्वाचन आयोग का गठन होगा। नेक्स्ट दिया है क्या, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा क्या, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है, और जो अन्य आयुक्त होते हैं, ईसी होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। तो यही दे रखा है, ठीक है। नियुक्ति बस ध्यान रखिएगा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और निर्वाचन आयोग कैसे बनेगा, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बनेगा। आगे दे रखा है क्या,
कि राष्ट्रपति क्या करता है, निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है, जिससे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। तो राष्ट्रपति किसके, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा प्रादेशिक जो आयुक्त होते हैं उनकी भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, लेकिन किसकी, तो निर्वाचन आयोग की सलाह पर। निर्वाचन आयोग से लीजिएगा मतलब क्या, कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त से, ठीक है। और निर्वाचन आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें जो इतनी पदावधि होती है निर्धारित कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती हैं। ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयुक्त हो चाहे और चाहे जितने प्रादेशिक आयुक्त हों, जिनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वो क्या करता है, उसकी पदावधि और सेवा की शर्तें। यहाँ 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, पद अवधि लिखी है, पद की अवधि और सेवा की शर्तें तो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के पॉइंट्स में पॉइंट आएगा कि इंडिपेंडेंस के संबंध में, तो इनकी पदावधि जो सेवा की शर्तें हैं और पदावधि और वेतन भत्ते हैं, इसकी सर्विस के दौरान कम नहीं किए जाते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस मतलब यही इसकी स्वतंत्रता होती है आयोग की। तो आगे दिया 1950 से 15 अक्टूबर 89 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय था। बेसिकली यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्या हुआ था कि पहले क्या था, निर्वाचन आयोग जो था एक सदस्यीय था, ठीक है। बाद में जो इलेक्शन जो वोट डालने की एज है उसको 21 के हटा के कितनी कर दी गई थी, तो 18 कर दी गई थी। तो जो उम्र थी वोट डालने की वो 21 से कम करके 18 कर दी गई थी। तो जब 18 की गई तो जितने भी वोटर थे उनकी संख्या बढ़ गई, और जब वोटर की संख्या बढ़ गई तो जो एक आयुक्त था इकलौता, वो कार्यभार संभालने में थोड़ा असमर्थ हो रहा था, असहज हो गया। तो उसके लिए क्या किया, 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की गई दोबारा। तो यही इसमें लिखा है आगे, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था, कब तक, 1989 तक। फिर मत देने की आयु 21 से 18 की गई, और 16 अक्टूबर 89 के बाद राष्ट्रपति ने आयोग के काम भार को कम करने के लिए 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कर दी, यही मैंने बताया। इसके बाद आयोग क्या हो गया, बहुसदस्यीय संस्था के रूप में काम करने लगा, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त हैं। हालांकि 90 में 2 निर्वाचन आयुक्त के पद को फिर से समाप्त कर दिया गया, फिर 93 में 2 आयुक्तों को नियुक्त कर दिया गया। तो इतनी चीज़ ध्यान न रखिएगा कि कब घटाया गया कब बढ़ाया गया। ध्यान रखिएगा कि 21 से 18 जब की गई तो पहले एक सदस्यीय होता था, फिर उसको बहुसदस्यीय बना दिया गया कार्यभार को कम करने के लिए, यही इसमें दे रखा है, ठीक है। आगे दे रखा है क्या, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियाँ होती हैं, उनके वेतन भत्ते और जो दूसरे भी लाभ हैं वो एक समान होते हैं। तो यदि वेतन भत्ते जितने भी, ना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ज़्यादा होंगे और अदर के कम होंगे, मतलब दोनों के बराबर होंगे, एक समान होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे वेतन हो, भत्ते हो, जो भी लाभ मिलते हैं दूसरे घर वर जो भी होता है वो सब किसके समान होते हैं और एक समान होते हैं। जो किसको मिलता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं, वही इनका भी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन भत्ते परिलब्धियाँ और ये सब मिलता है, वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्त जो है उनको भी वही वेतन भत्ते परिलब्धियाँ उसी समान मिलती हैं। तो ध्यान क्या रखना है, तो इनके वेतन भत्ते जो जितने भी लाभ हैं वो किसके समान है, तो सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, यहाँ पे पता लगा आपको लिख के दे दिया, यहाँ हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय लिख दिया, तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट सही होगा, ठीक है, ना कि हाई कोर्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इनके वेतन भत्ते होते हैं, किनके, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। इंडिपेंडेंस एंड पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये देख लेते हैं क्या है। आगे दिया गया क्या कि निर्वाचन आयुक्त के बीच विचार और मतभेद होते हैं, तो उसमें आयोग क्या करेगा, बहुमत के आधार पर निर्णय लेगा। मतलब 3 सदस्यीय निकाय है तो इसमें 2+1 के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। मतलब जहाँ पे बहुमत होगा यहाँ पे 2 एक तरफ हो जाएंगे और मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगर एक तरफ है तो भी निर्णय कैसे होगा, तो बहुमत के आधार पर होगा, मतलब जो 2 जहाँ पे 2 एक साथ होंगे। कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, ये ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो किसी भी समय त्यागपत्र दे सकता है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटाया भी जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं इंडिपेंडेंस क्या है निर्वाचन आयोग की। तो स्वतंत्रता, संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करने के लिए कुछ उपबंध करता है, क्या कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। तो ध्यान रखिएगा, वेतन भत्ते परिलब्धियां भी समान है और उसी प्रकार से उसको भी हटाया जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जिस प्रकार से हटाया जा सकता है उसी प्रकार से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनकी पदावधि से हटाया जा सकता है, ठीक, अन्यथा नहीं। दूसरे शब्दों में उन्हें दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत पारित करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों सदनों में विशेष बहुमत पारित होनी पड़ेगी, उसके बाद ही राष्ट्रपति द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब किसी व्यक्ति या संस्था के किसी अध्यक्ष या जो भी सदस्य होते हैं अगर उनको संसद में
निर्णय लिया जाता है बहुमत या विशेष बहुमत के आधार पर, तो वो जो व्यक्ति या सदस्य होता है वो क्या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या लिखा है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें संसद में क्या किया जाता है, विशेष बहुमत पारित करके इसको हटाया जाता है। ठीक, और जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं उनका मतलब क्या होता है, संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ पर राष्ट्रपति सीधे अपने हटा सकता है मंत्रिपरिषद की जो उसकी सलाह होती है उसके आधार पर। आगे दिया गया, हालांकि राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, ये इनकी इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता इनको दी गई है, पहला ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या, जो इनको स्वतंत्र बनाता है चुनाव आयोग को, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें उसकी नियुक्ति के पश्चात में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, जो भी उसकी सेवा शर्तें हैं उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। मतलब क्या है इसका, कि अगर मतलब मान लीजिए वो अपने पद पे है और उसको कुछ सेवा शर्तें अच्छी खासी मिल रही हैं, उसकी सैलरी ये है और जो सेवाएं मिल रही हैं, घर वर मिल रहा है, अब उसको कम नहीं किया जा सकता है। ये इसलिए ये प्रावधान किया गया उसकी सेवा के दौरान, क्योंकि मतलब अगर उसको कम किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो दबाव महसूस करेगा और किसी के प्रभाव में आके काम कर सकता है। तो इसीलिए ये प्रावधान किया गया कि अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकते उनके में। आगे अन्य निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। आगे दिखा है, हालांकि निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र निष्पक्ष काम करने के लिए संविधान के तहत दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन इनमें क्या है, कुछ दोष भी हैं। जैसे दोष देख लेते हैं क्या, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता संविधान में निर्धारित नहीं की गई। तो मतलब यहाँ पे इन लोग का कोई अर्हता नहीं दी गई कि कितनी अर्हता होगी, क्या होगा, जिस आधार पर इनके अध्यक्ष और जो भी अन्य सदस्य होंगे अन्य आयुक्त उनको नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पे कोई अर्हता का प्रावधान नहीं दिया गया है, ना कि ही विधिक, ना ही शैक्षणिक, ना प्रशासनिक, ना न्यायिक, कोई अर्हता नहीं दी गई है। दूसरा दिया गया, इसमें संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी होगी। ये पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। ठीक है, कि निर्वाचन आयोग का जो 6 वर्ष और 65 वर्ष का कार्यकाल है ऐसा संविधान में वर्णित है, ऐसा संविधान में कहीं वर्णित नहीं है। राष्ट्रपति इसको तय करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये 6 यहाँ पे जैसे दे रखा है क्या, ये 6 और 65 वर्ष कार्यकाल दे रखा है, ये संविधान में कहीं वर्णित नहीं है। क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है, ये संविधान में कहीं वर्णित नहीं है, ये राष्ट्रपति ही तय करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो वही इसमें लिखा हुआ है, उल्लेख नहीं है कहीं पदावधि का। आगे क्या है, संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार या अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई। मतलब ये पुनर्निर्वाचन के भी पात्र होते हैं, इनकी को पुनर्नियुक्ति पर कहीं रोक भी नहीं लगाई गई है। तो ये भी बताया गया है। तो ये सब क्या दिए गए, स्वतंत्र और निष्पक्ष काम करने के लिए दिया, बताया तो गया है, लेकिन ये क्या कुछ दिशा निर्देश हैं जिनके कुछ दोष हैं, ये सब दोष दे रखे हैं। अर्हता नहीं दी गई है, कार्यकाल नहीं इनका बताया गया है, इनकी पुनर्नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई गई है, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसकी क्या पावर एंड वर्क या शक्ति और कार्य देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन के। तो संसद, राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संदर्भ में चुनाव आयोग की शक्ति और कार्य को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, विभक्त किया गया है। तो ठीक है, पहली बात ध्यान रखिएगा, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं उनको ध्यान रखिए, वो क्वासी जुडिशियल भी कही जाती हैं। ठीक है, क्योंकि इनको सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, किसी को सम्मन नंबर जारी कर सकते हैं, तो ये क्वासी जुडिशियल भी इनको शक्ति प्राप्त है। तो देख लेते हैं इसको 3 शक्ति, इसकी जो शक्ति और कार्य उसको 3 श्रेणी में कैटेगरी किया गया है। पहला प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्धन्यायिक। तो विस्तार में शक्ति और कार्य इस प्रकार हैं। पहला देखते हैं क्या, संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्र का भूभाग निर्धारित करना किसका कार्य है, तो यही किसका, इलेक्शन कमीशन का कार्य है। दूसरा, समय समय पर निर्वाचक जो नामावली तैयार की जाती है और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, ये भी किसका कार्य है, तो ये भी इलेक्शन कमीशन का कार्य है। दूसरा, ये सब आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं, नामांकन पत्रों को परीक्षण करना, साथ ही राजनीतिक दलों को चिन्ह आवंटित जो किए जाते हैं और किसी राष्ट्रीय पार्टी को, राजनीतिक दल को मान्यता देना, राष्ट्रीय पार्टी या राज्य पार्टी के रूप में। विवादों से संबंधित जांच के लिए अधिकारी को नियुक्त करना, निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आचार संहिता का निर्मित करना, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ना कि प्रीलिम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको आप लिख सकते हैं, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सब चीज़ें देख सकते हैं। संसद सदस्यों की निरर्ता से संबंधित मामले में राष्ट्रपति को सलाह देता है। ये विधान परिषद के सदस्यों की निरर्ता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को परामर्श देता है। रिंगिंग, मतदान, लूट की हिंसा, ये सब चीज़ें को निर्वाचन रद्द कर सकता है इन आधार पर। कर्मचारियों के लिए आवश्यकता के राज्यपति और राज्यपाल से आग्रह कर सकता है। समस्त भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव तंत्र के पर्यवेक्षण करता है। तो ये सब इसके कार्य दे रखे हैं, तो ये सब कार्य हैं इसके। तो ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे कुछ और कार्य दे रखे हैं। राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराए जाएँ। ये कौन देता है सलाह, तो ये निर्वाचन आयोग ही देता है कि जहाँ पे राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया वहाँ 1 वर्ष की समाप्ति के पहले निर्वाचन कराया जाए। निर्वाचन के मद्देनजर राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और निर्वाचन में प्रदर्शनों के आधार पर उसे राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना, जैसे भी हाल ही में
जो कौन सी आम आदमी पार्टी है, आप ध्यान रखिएगा, आम आदमी पार्टी को छठवां राजनीतिक दल का दर्जा मिला है, ये करंट में है। बाकी तीन तीन पार्टियों को हटाया गया और छठवीं जो आप मतलब वर्तमान में अगर स्थिति देखें देश में कितनी राष्ट्रीय पार्टी है तो 6 हैं, ठीक है। आम आदमी पार्टी को हाल ही में दर्जा मिला हुआ है, तो यही ध्यान रखिएगा। सारे दर्जे कौन देता है, तो इलेक्शन कमीशन देता है। निर्वाचन आयोग की सहायता व उप निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करते हैं, वे सिविल सेवा से लिए जाते हैं। क्या निर्वाचन आयोग की सहायता उप निर्वाचन आयुक्त करता है, और जो उप निर्वाचन आयुक्त होता है वो कहाँ से लिए जाते हैं, सिविल सेवा से लिए जाते हैं। आयोग द्वारा उन्हें कार्यकाल व्यवस्था के आधार पर लिया जाता है। उन्हें आयोग के सचिवालय में कार्यरत सचिवों और संयुक्त सचिवों, उप सचिवों व अवर सचिवों द्वारा सहायता मिलती है। तो ये सब इसके कार्य हैं। राज्य स्तर पर निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग की क्या करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं। तो राज्य स्तर पर क्या होता है, राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता कौन करता है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी करता है, जिसकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकारों की सलाह पर करता है। तो ये सब चीज़ें इतनी ध्यान न रखिएगा। जो ध्यान रखना था, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है। कार्यकाल भी राष्ट्रपति डिसाइड करता है। वेतन भत्ते परिलब्धियां कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। और इसमें इनके संबंध में कोई भी क्या, तो इनके संबंध में यहाँ पे कोई भी वैसा नहीं दे रखा है कि अर्हता क्या होंगी इनकी, और मिनिमम एज भी नहीं दे रखी है, ये भी ध्यान रखिएगा। कोई न्यूनतम आयु नहीं दे रखी है इनकी कि कितनी न्यूनतम आयु होगी। अर्हता में यहाँ ध्यान रखिएगा, इनकी कोई मिनिमम एज भी नहीं दे रखी है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एज के संबंध में भी कोई प्रावधान नहीं है कि कितनी मिनिमम होगी, मैक्सिमम, लेकिन कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा मैक्सिमम। तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। आगे दे रखा है दृष्टि, लक्ष्य और सिद्धांत जो इलेक्शन कमीशन के हैं, देख लेते हैं। दृष्टि क्या है, भारत का चुनाव आयोग श्रेष्ठता का एक संस्थान बनना चाहता है। ऐसा वह भारत तथा विश्व में सक्रिय क्रियाशीलता, भागीदारी तथा चुनावी लोकतंत्र को गहराई और मजबूती प्रदान करके कर रहा है। लक्ष्य क्या है, भारत को चुनाव आयोग स्वतंत्र, स्वायत्त और अखंडता को बनाए रखता है। स्टेक होल्डर, यहाँ मतलब यहाँ क्या है कि उपलब्धता, समाहितता और नैतिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है। या स्वतंत्रता, स्वतंत्र, दोषयुक्त और पारदर्शी चुनाव को संपन्न कराने के लिए उच्चतम पेशेवर मानदंडों का पालन करता है, ताकि सरकार एवं चुनावी लोकतंत्र में विश्वास मजबूत हो। कुछ निदेशक सिद्धांत इसके क्या हैं, तो देख लेते हैं। आयोग ने इसके लिए निदेशक सिद्धांत बनाए हैं जो सही प्रशासन के लिए जरूरी हैं। पहला निदेशक सिद्धांत के आयोग का कि संविधान में दिए स्वतंत्रता, समता, निष्पक्ष और स्वतंत्रता आदि मूल्यों को बनाए रखेगा और निर्वाचित सरकार के निरीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण के लिए कानून का शासन बनाए रखेगा। दूसरा क्या है, महत्तम विश्वसनीयता, स्वतंत्रता, शुचिता, पारदर्शिता, सच्चरित्रता, जवाबदेही, स्वायत्तता, पेशेवर दृष्टिकोण के साथ चुनाव संपन्न करवाना। ये तीसरा दे रखा है। समावेशी, मतदाता केंद्रित तथा मतदाता स्नेही वातावरण चुनाव प्रक्रिया। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। कोई प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और इतना ज़्यादा डेप्थ में अगर लिखना चाहे तो इसमें कुछ सारी चीज़ें लाइन लिख सकते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए। ध्यान यहाँ पे रखिएगा कुछ क्या, तो इलेक्शन कमीशन का अनुच्छेद ध्यान रखिएगा। आगे मैं लिख देता हूँ सारे कंसाइज कीवर्ड जो इलेक्शन कमीशन के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ कीवर्ड देख सकते हैं, मतलब जो भी आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इनको जैसे मैंने लिख दिया क्या, जैसे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ये लिखा हुआ है। आर्टिकल ध्यान रखिएगा किस में है इलेक्शन कमीशन, तो 324 में है। ये संवैधानिक बॉडी है हमारी और अर्धन्यायिक भी, तो ठीक है। ये चीज़ 2 कीवर्ड ध्यान रखिएगा क्या, 324 अनुच्छेद ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद मतलब संविधान ने वर्णित तो इसलिए संवैधानिक हो गया, और अर्धन्यायिक है, अर्धन्यायिक बॉडी है, ठीक। और चीफ इलेक्शन कमीशन और अदर जो इलेक्शन कमिश्नर है हमारे, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक। और राष्ट्रपति इनकी वेतन भत्ते परिलब्धियाँ और जो कार्यकाल है वही इसका राष्ट्रपति निर्धारित करता है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये शुरुआत में 3 सदस्यीय निकाय नहीं था, प्रारंभ में ये केवल 1 सदस्यीय निकाय था। उसके बाद कार्य बोझ बढ़ा। 21 साल से जब 18 साल की उम्र कर दी गई किसकी, तो 21 से 18 साल के जब मतदाताओं की उम्र कर दी गई तो कार्य बोझ बढ़ गया। उसी समय राष्ट्रपति ने 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की। उसके बाद में उसको कम किया गया, फिर से पुनः क्या कर दिया गया, इसको बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। अर्हता कहीं डिसाइड नहीं है कि मतलब यहाँ पे क्या कोई भी अर्हता नहीं दे रखी है कि किसी भी चीफ फील्ड में कि इनके लिए क्या जरूरी होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जैसे अर्हता का मतलब ये मान लीजिए, जैसे राष्ट्रपति के लिए अर्हता क्या दे रखी है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए पात्र हो, साथ ही और भी कुछ जो दे रखी है। उसी प्रकार से जो इलेक्शन कमीशन, अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर किसी को नियुक्त होना है, सीईसी चीफ मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो उसके लिए कोई अर्हता यहाँ पे देने रखी। साथ ही टेन्योर क्या दे रखा है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो 6 वर्ष और 65 वर्ष जो है ये भी संविधान में कहीं वर्णित नहीं है। इसको डिसाइड कौन करता है, तो इसको राष्ट्रपति डिसाइड करता है, ठीक है।
और यहाँ पे कोई मिनिमम एज भी नहीं दे रखी है, ठीक है, न्यूनतम कोई आयु भी नहीं दे रखी है कि न्यूनतम आयु इतनी होगी तभी कोई मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन सकता है। मैक्सिमम आयु दे रखी है 65 वर्ष पर रिटायरमेंट हो जाएगा, लेकिन न्यूनतम कोई आयु नहीं दे रखी है। पुनः नियुक्ति के भी पात्र होते हैं, मतलब अपना जब ये अपने पद छोड़ते हैं यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर का, तो उसके बाद भी किसी और पद पे भी नियुक्त हो सकते हैं। ऐसा संविधान में कहीं भी प्रावधान नहीं दिया है कि ये पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। जैसे यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं वो पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। तो वो सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। साथ ही इलेक्शन कमीशन है तो चुनाव कराएगा ही चुनाव कराएगा। तो देश में जितने भी चुनाव होते हैं किसको छोड़ के, पंचायत और नगर पालिका के, यहाँ 73 74 लिख रखा है मैंने अमेंडमेंट के तहत, पंचायत और नगर पालिकाओं को चुनाव, मतलब नगर पालिकाओं को इसमें संविधान में शामिल किया गया था। तो इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो इन दोनों के चुनाव को छोड़कर जितने भी चुनाव होते हैं वो किसके द्वारा संपन्न कराए जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। इनके लिए एक अलग से बॉडी बनी हुई है, स्टेट इलेक्शन कमीशन या राज्य निर्वाचन आयोग। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ज़्यादा इस चैप्टर से और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी अगर ये पूछ ले मतदाता सूची कौन तैयार करता है, ये आपको पता ही होगा, इलेक्शन कमीशन करता है। राष्ट्रीय पार्टी जो राज्य पार्टी का दर्जा कौन देता है, ये भी इलेक्शन कमीशन ही देगा। एक बार लेक्चर और देखेंगे, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो इन चीज़ों को कहीं पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ताकि जब प्रीलिम्स का पेपर आए तो रिवीजन के लिए सब अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए। तो हमारा वीडियो लेक्चर खत्म होता है यहीं पे। बाकी लेक्चर की पीडीएफ के लिए जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, ताकि आने वाले जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड बाय।